So my dear student, just start. एक बार कंफर्म कर दो, आवाज आ रही है? अभी स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। एक मिनट बस एक मिनट। ये हमारी थर्ड क्लास है। इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ हम जो है डिस्कस करेंगे। ओके, सो आवाज़ आ रही है सभी बच्चों को? एक बार कमेंट कर दो थोड़ा सा, ताकि मुझे भी पता चल जाए कि मैं क्लास दे रहा हूँ बच्चों को। चलो ठीक है, अपना अपना रजिस्टर तैयार है? ठीक है, वेरी गुड मिसलेनियस, बहुत अटेंटिव है ये लड़का। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में, वेरी गुड शिवम, हमने लास्ट क्लास में जो है एक मैंने होमवर्क दिया था, आपको याद होगा। जिन बच्चों ने लास्ट क्लास नहीं लिया वो देख लेना, ठीक है। बाकी आई होप कि सब बच्चों ने ले ली होगी। तो मैंने हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था एक एस्से राइटिंग के ऊपर कि एस्से लिखते कैसे हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको होमवर्क दिया था एक लॉन्ग आंसर, ठीक है। जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन था वो मैंने आपको होमवर्क दिया था करने के लिए कि आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करनी ही करनी है। एक एक चीज़ और आज मैं डिस्कस करूँगा, क्योंकि कई बच्चों को थोड़ा सा वहम होगा कि लिख देंगे। अभी डिस्कस करेंगे कि कैसे लिख देंगे, तो पता चलेगा कि थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने जो आपको लॉन्ग आंसर दिया था वो रहा ये, ठीक है, यही वाला दिया था। वेरी गुड इवनिंग आशीष, वेरी गुड इवनिंग अरुण, शिवम, मिसलेनियस एंड एवरीवन जो भी देख रहे हैं, ठीक है। ये लॉन्ग आंसर मैंने दिया था आपको करने के लिए। लॉन्ग आंसर के अंदर आई होप कि कर लिया होगा अपने रजिस्टर के अंदर, नहीं करा होगा तो यहाँ पे सीख लेना कि जो आंसर राइटिंग होती है उसको करते कैसे हैं, ठीक है। इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ देख लो, हमारे पास कितने घंटे का टाइम है? पेपर के अंदर कितने घंटे का टाइम है? सिर्फ 1 घंटे का टाइम है। इस 1 घंटे को, 1 घंटे मतलब हमारे पास 60 मिनट्स हैं, ठीक है। ये मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि कई बच्चे जो है थोड़ा सा जो है हवा में रहते हैं कि कर लेंगे यार, हो जाएगा, क्या करना है लिख के। वो पता चलेगा जब पेपर में जाएंगे कि यार ये 1 घंटे का टाइम तो ऐसे गायब हो गया जैसे कुछ था ही नहीं। और लिखा क्या, लिखा सिर्फ ऐसे, या फिर हमारा जो है लॉन्ग आंसर सर दोनों छूट गया, 20 नंबर का पेपर छूट गया 50 में से। सोच के जस्ट इमेजिन करो कि 50 में से 20 नंबर का पेपर छूट गया। अब इस 1 घंटे के अंदर हमें क्या करना है, इस 60 मिनट के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें करनी है, इसको पहले देख लो। उसके बाद ये लॉन्ग आंसर आज करवा देता हूँ। ऐसे करके सीक्वेंस चलते रहेंगे अपना, ठीक है। इस 60 मिनट में हमें एक जो है 250 वर्ड का, 250 वर्ड्स, 250 नहीं 300 वर्ड का, 20 नंबर का है ना, 20 नंबर का 300 वर्ड्स का जो है एक एस्से लिखना है, ठीक है। एक एस्से लिखना है, ठीक है, जो कि 20 नंबर का है, 20 मार्क्स का है। एक जो है हमें कॉम्प्रहेंशन करना है, कॉम्प्रीहेंशन करना है। कॉम्प्रीहेंशन में हमें रीड करना है पहले, तो उसे जो भी दे रखा है उसे पहले तो रीड करना है। रीड करने के बाद उसके जो आंसर क्वेश्चन दे रखे हैं 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन, उन 5 क्वेश्चनों को आंसर करना है। तो हमें यहाँ पे फिर मिलेंगे 10 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद 2 लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, ठीक है। 2 लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, तो यहाँ पे मान के चलो कि अरब अरीब अरीब 200 400 वर्ड आप लिख ही दोगे, करीब करीब लिख दोगे 400 वर्ड्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, इसका 20 नंबर है, 20 मार्क्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है, मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, ये मेरे पीछे दब गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें कितने टाइम में करनी है? सिर्फ 60 मिनट में। लेट से अगर ये जो एस्से है, ये 300 वर्ड का जो एस्से है, ये लिखने में जो है आप मिनिमम भी लगाओगे तो 25 मिनट का टाइम लगेगा। 25 मिनट का आपने यहाँ टाइम लगा दिया, ठीक है। ठीक है, लग जाएगा इतना, ऑब्वियस सी बात है, लग जाएगा। ब्रेन स्टॉर्मिंग करोगे, लिखोगे, वो सारी चीज़ें करोगे, 25 मिनट का टाइम तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। 25 मिनट में आपने जो है एस्से कर लिया 300 वर्ड का, जो भी टाइटल दे रखा है वो। इसके अंदर जो है हमें चूज़ भी करना है, ठीक है। इसके अंदर हमें ब्रेन स्टॉर्मिंग भी करनी है, इसके अंदर हमें पॉइंट्स भी लिखने हैं, और सारी चीज़ सिस्टमैटिकली होनी चाहिए, ठीक है, जैसे हमने कल डिस्कस करा था, याद आया। अब उसके बाद हमें कॉम्प्रहेंशन, और ये कॉम्प्रहेंशन में मान लो अगर हम 10 मिनट भी लगा देते हैं, ठीक है, 10 मिनट बहुत जल्दी बोल रहा हूँ, इसमें 12 मिनट कम से कम लगेंगे, ठीक है। 10 मिनट भी लगा देते तो हमारे पास अभी कितना टाइम रह रहा है? अभी हमारे पास रह रहा है 5 इधर चले गए, 5 इधर आ गए, 25 मिनट और रह रहे हैं, ठीक है।
25 मिनट और रह रहे हैं, यहाँ पे 15 मिनट मान लो, यहाँ पे 15 मिनट मान लेते हैं, ठीक है। 15 मिनट का हम यहाँ पे टाइम लगाएंगे क्योंकि हम इसे रीड भी करेंगे, रीड करने के बाद उसका आंसर भी फाइंड आउट करेंगे, फाइंड आउट करने के बाद उस 5 आंसर को लिखेंगे भी, ठीक है, और उसमें लैंग्वेज भी अच्छे से यूज़ करेंगे। 15 मिनट यहाँ पे मान लो। अब हमारे पास कितने मिनट बच गए? 20 मिनट बच गए, ठीक है। यही हो गया 30, 40, 50, 60। अब इस 20 मिनट में 2 आंसर लिखने हैं तो 10 मिनट एक को देना है और 10 मिनट एक को देना है, ठीक है। ऐसे करके हमारा कुछ सीक्वेंस रहेगा। ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाता तो यहाँ पे 11 चला जाएगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन मोर और लेस मिला के इतना ही जो है हम टाइम देने वाले हैं अपने पेपर को। इससे ज़्यादा कम तो कोई देगा नहीं, आई होप। 60 मिनट का टाइम है, 60 मिनट से ज़्यादा तो आपको वैसे ही टाइम नहीं मिलेगा, 1-2 मिनट की बात अलग होती है। सो ये कुछ हमारा सीक्वेंस रहेगा, ठीक है। अब तुम डिसाइड करो कि भाई किस तरह से हमें प्रिपेयर करना है कि जो हम इसको है बिना सोचे लिख पाए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि रजिस्टर रखो अपने पास, और जो कह रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए वो प्रैक्टिस करो, क्योंकि हमें लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। नहीं तो ये जो 25 मिनट है ये 35 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो 15 मिनट है ये 20 में हो जाएगा, और यहाँ पे फिर छूट जाएगा, ठीक है। तो फिर पेपर छूट गया तो फिर खेल ही खत्म है यहाँ पे सारा। तो वो खेल खत्म नहीं करना, अपना जो है प्रैक्टिस स्टार्टिंग से करनी है। समझ आ रहा है? यही है सीक्वेंस, यही है सिनेरियो, ठीक है। अब चलते हैं अपने पेपर की तरफ। गलत तो नहीं बोल रहा कुछ? ऐसे ही होगा? गलत बोल रहा हूँ तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों। मैं गलत बोलता नहीं, क्योंकि मेरे को पता है कि कैसे होता है एक्चुअल में पेपर, ठीक है। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन देखने से पहले पहले एक देख लेते हैं कि एक्चुअल में लॉन्ग टर्म आंसर या कह लीजिए क्वेश्चन आंसर जो होते हैं, जो हमारे एग्जाम्स में आते हैं, उनको लिखते कैसे हैं, ठीक है। रेडियो देखने के लिए चलो देखते हैं। ये रहा हमारा आंसर, ठीक है। इसको मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, 2 मिनट दो मेरे को, इसको जूम करके अच्छे से दिखाता हूँ, ठीक है। दिख रहा है सबको? अब ये जो है, अब सब बोलेंगे बच्चे कि सर कहाँ से लेके आ गए, किसका पेपर है ये देखो, ये जो पेपर है ये एक्चुअल में उसका है जिससे मैंने जो है राइटिंग स्किल सीखे थे, ऑल इंडिया रैंक 1, ठीक है। इनकी बुक मैंने रीड करी थी, पर्सनल कॉन्टैक्ट्स कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा है जो है मैंने इनसे सीखा था ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन। जब मैं कर रहा था इनकी रैंक 1 आई थी, इन्होंने बहुत जो है मेहनत करी थी ज़बरदस्त, ठीक है। तो उन्हीं का डायरेक्टली जो पेपर है वही उसी की कटिंग में लेके आया हूँ, ये मेरी नहीं है, ये राइटिंग भी उन्हीं की है, ठीक है। जो मेरे गुरु हैं एक तरह से आप कह सकते हैं, जिनको मैं बहुत रिलीजियसली फॉलो करता हूँ। सो उनकी राइटिंग से हम सीखेंगे कि एक्चुअल में आंसर कैसे करते हैं लॉन्ग टर्म, क्योंकि सेम पैटर्न आपका भी रहेगा, सेम लोग आपके ही रहेंगे, आपके इंटरव्यू में भी जो है यूपीएससी वाले जो आईपीएस ऑफिसर वो रहते हैं। सो अब देख लेते हैं लॉन्ग टर्म आंसर कैसे करते हैं, या जो क्वेश्चन आंसर होता है हमारे पेपर के अंदर जो आता है उसको कैसे करते हैं। हर क्लास के अंदर कुछ हम नई चीज़ें सीखते रहेंगे। जय हिंद रवि मोहन, थोड़ा सा लेट हो गया, टाइम से आया करो, ठीक है। हर क्लास में जो है हम नई चीज़ें सीखते रहेंगे, नई चीज़ें सीखते रहेंगे, मतलब वही ऐसे हमारा लॉन्ग आंसर और हमारा कॉम्प्रहेंशन, इन्हीं तीन ही चीज़ों की जो है प्रैक्टिस हम बार बार हम करते रहेंगे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ो क्या है। वाई शुड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बी अलाउड टू होल्ड पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट लाइक अ कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। डिस्कस इन लाइट ऑफ ग्रोइंग चैलेंजेस बिफोर द कमीशन, ठीक है। यहाँ पे सिंपल चीज जो क्वेश्चन पूछ रखा है, और क्वेश्चन को जब करो तो जो है एक चीज याद रखना ये वाला, कि ऐसे करके जो मेन जो पॉइंट्स है उस पर जो है अंडरलाइन कर लेनी है, उसको डब्बे में के अंदर कर लेना है, ताकि जो है हम पूरे क्वेश्चन को जो है ध्यान में ना रखें। हमें ध्यान में रहना चाहिए कि हमें किन चीज़ों के ऊपर जो है डिस्कस करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर इसकी बात करें, क्या हो गया ये, ठीक है। यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो यहाँ लिखा है शुड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बी अलाउड टू होल्ड पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट लाइक कोर्ट ऑफ लॉ। तो यहाँ पे बेसिकली जो मेन जो हमें हाईलाइट करना है वो क्या, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस करना है रिलेटेड टू द कंटेम्प्ट, ठीक है। और इसके जो ग्रोइंग चैलेंजेस हैं हमें इसके बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। ये 3 चीज़ें यहाँ पे हमें मेनली डिस्कस करनी है इस क्वेश्चन के अंदर। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, और यहाँ पे बोल रखा है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, क्वेश्चन बेसिकली क्या है कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर होती है वो कोर्ट के पास रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रखा है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, क्योंकि इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा एलिगेशंस लगते हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारे में इससे मिलता जुलता, तो उस पर काफ़ी ज़्यादा जो है एलिगेशंस लगते रहते हैं। अब उस एलिगेशन के चलते क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो कंटेम्प्ट वाली पावर है वो दे दी जाए, ताकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर जो कीचड़ उछाले उसको बोल दे कि भाई तुम्हारा जो है कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट जो है वो लग जाएगा अब, ठीक है। जैसे कोर्ट के पास पावर रहती है, सेम पावर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दे दें,
ठीक है, पहली चीज तो ये पूछे, ये क्वेश्चन करा है, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा चीजों को, तब जाके तुम आंसर कर पाओगे। इसके अंदर सीधा ऐसा नहीं यस कर दिया या नो कर दिया, हाँ दे दो नहीं दो, इसको हमें एनालाइज करना पड़ेगा, इसको डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या क्या चैलेंजेस है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर, ये चीज यहाँ पे पूछी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, किसका, अब इसका एक चीज का ध्यान रखना है, किस चीज का, कि यहाँ पे हमें जो है, क्योंकि हम जो है गवर्नमेंट के लिए जो है जॉब करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, क्रिटिसाइज इतना ज़्यादा नहीं करना कि हम बिल्कुल ही जो है एलिगेशंस लगाते जाए। यहाँ पे एकदम लिमिटेड जो है वो करना है, ठीक है। और प्योरिटी को देखना है हमें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एलिगेशंस जो है वो लगते रहते हैं, लेकिन जब तक वो प्रूफ ना हो जाए तब तक वो क्या रहते हैं, सिर्फ एलिगेशंस रहते हैं, तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इसका आंसर देखते हैं कैसे रैंक 1 ने इसका आंसर करा है, ठीक है। तो सिमिलर वे में हम भी अपना जो आंसर का जो वे है वो इनके साथ थोड़ा सा मैच कर लेंगे, तो अपनी जो नैया है वो पार हो जाएगी, ठीक है। तो देख लेते हैं। ठीक है, अब देखें, चलो ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अब आ जाओ इसके आंसर के ऊपर। अब हमें पता है कि हमें डिस्कस क्या करना है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस करना है, तो उससे ही जो है हमारा आंसर स्टार्ट होना चाहिए। वैसे ही जो हमारे सर हैं उन्होंने स्टार्ट करा है आर्टिकल 324 से रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने ये बेसिकली क्या है, ये इंट्रोडक्शन है, ये क्या है हमारा इंट्रोडक्शन है। ऐसे राइटिंग से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 10 मिनट है, 10 मिनट में जो है हमें अराउंड 150 वर्ड्स कुछ लिखने हैं। तो यकीन मान के चलो कि वो जो हमारा सिस्टमैटिक है, ठीक है। प्रणाम विपिन, विप केएम जो भी नाम है आपका, ठीक है। देखो यहाँ पे एक चीज याद रखो, हम पे 10 मिनट है, ठीक है। 10 मिनट के अंदर जो है वो एकदम सिस्टमैटिकली लिखना, वो एकदम जो है लैंग्वेज को जो है धागे में सुई धागे में पिरो के मोतियों की तरह पिरोना, दैट इज नॉट पॉसिबल इन 10 मिनट्स, ठीक है। तो हमें बहुत जल्दी लिखना पड़ेगा, हमारी सिर्फ जो अंडरस्टैंडिंग है सिर्फ वही बाहर आ पाएगी। तो वैसे ही यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे लिख दिया आर्टिकल 324, एस्टैब्लिश इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू होल्ड ओवरसी इलेक्शन ऑफ लोकसभा लेजिस्लेटिव। एकदम सिंपल लिखा है, एकदम सिंपल लिखा है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जस्ट इंट्रोड्यूस कर दिया यहाँ पे हमारे सर ने, ठीक है। रैंक 1 आई है, सोच के चलो रैंक 1 आई है इनकी यूपीएससी के अंदर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज फेसिंग मैनी चैलेंजेस, ये क्यों डिस्कस करा, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर था, ठीक है। ग्रोइंग चैलेंजेस ये वाला था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे अब इस चैलेंज को भी जो है डिस्कस करा इन्होंने यहाँ पे। सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस कर दिया, उसके बाद डायरेक्टली बिना इधर उधर की बातें करे हुए डायरेक्टली क्वेश्चन के ऊपर आ गए, चैलेंजेस, ठीक है। कौन कौन से चैलेंजेस जो है वो फेस कर रहे हैं, ठीक है। अब आ जाओ चैलेंजेस में, ये इन्होंने यहाँ पे जो है डायग्राम को यूज करा है, फ्लो चार्ट को यूज करा है, फ्लो चार्ट को यूज करा है। अगर आप चार्ट इसको यूज करना चाहते हो, डेफिनेटली यू कैन ऑल्सो यूज दिस चार्ट, कोई इसमें बुराई नहीं है, उन्होंने करा तो आप भी कर सकते हो। ये भी आंसर राइटिंग है और आपका भी आंसर राइटिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देख रहे हो, जब आप पे टाइम की कमी हो, एक चीज याद रखना कि हमें 100% जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। हमारे जो 3 है ना, ऐसे हमारा लॉन्ग क्वेश्चन और हमारा जो है ये कॉम्प्रहेंशन, तीनों अटेम्प्ट करना है। लास्ट में आप आओगे इसके ऊपर, क्वेश्चन आंसर के ऊपर, ठीक है। अगर टाइम कम बचता है तो ये जो तरीका दिखा रखा है यहाँ पे, चैलेंजेस टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो ये जो तरीका है बहुत सही है कि हमारा जो पेज है वो भी पूरा भर जाएगा और हम जो मेन मेन पॉइंट्स है उनको भी लिख लेंगे और हमारा आंसर भी पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको भी करना है। अगर टाइम कम बचता है तो, अगर टाइम थोड़ा सा ज़्यादा है तो आप क्या कर सकते हो, इसी को बुलेट पॉइंट वाइज ऐसे ऐसे करके पूरा थोड़ा सा डिटेल में लिख सकते हो, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे चैलेंजेस उन्होंने लिखा है, जैसे चैलेंजेस क्या क्या रहता है, पेड न्यूज़ का चैलेंजेस रहता है, ब्लैक मनी का, दूसरा इलेक्शन एक्सपेंडिचर कि हमारे जो नेता लोग हैं वो कितना ज़्यादा खर्च करते हैं, वो पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन, ये एक चैलेंजेस है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। सोशल मीडिया एग्जिट पोल, ये एक चैलेंजेस है क्योंकि ये जो है इन्फ्लुएंस कर देता है। उसके बाद जो है फंडिंग होती है पॉलिटिकल पार्टीज को, जो कह लीजिए नेक्सस होता है, वो वाला एक इशू है, चैलेंज है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जो है पार्टी को डी रिकॉग्नाइज करने की पावर नहीं है, ठीक है। ये मेन चैलेंजेस है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर। यहाँ पे ऑल्थो जो है पॉइंट वाइज लिख रखा है, लेकिन ये जो चैलेंजेस है ये मेन चैलेंजेस है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने।
एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग का नहीं कर पाती इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये मेन चैलेंजेस यहाँ पे लिख रखे हैं। कोड ऑफ कंडक्ट को एनफोर्स नहीं कर पाती, ठीक है। तो ये सारे जो चैलेंजेस हैं ये एक्चुअल में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फेस कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे टाइम की कमी होगी डेफिनेटली, इसीलिए ये जो है फ्लो चार्ट बना के सारे चैलेंजेस को यहाँ पे लिख दिया है। और हमने इस पार्ट को, ये जो हमारा ये वाला पार्ट है डिस्कस इन लाइट ऑफ ग्रोइंग चैलेंजेस, इस पार्ट को यहाँ पे सेटिस्फाई कर दिया, ठीक है, आंसर दे दिया इस पार्ट का। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। एक चीज हमेशा याद रखना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या, हमें जो आंसर लिखना है वो अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना है। जो क्वेश्चन के अंदर एक्चुअली पूछा गया हो हमें उसको सेटिस्फाई करना है, ये हमेशा अपने दिमाग में रखना। इधर उधर की चीज़ें मत लिखना जो नहीं पूछी गई है, सिर्फ पेपर या पेज भरने से जो है नंबर नहीं मिलने वाले इसमें, इसको एकदम से ध्यान रखना। तो हमें आंसर वो चीज़ करनी है जो एक्चुअल में पूछी गई है। ग्रोइंग चैलेंजेस पूछे थे, ठीक है, हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डिस्कस करा, देन वी हैव मेंशन्ड अबाउट द ग्रोइंग चैलेंजेस जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो फेस कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। अब चलो आगे। अब उसके बाद अभी ये कंटेम्प्ट वाला रह गया है, अभी ये पूरा आंसर नहीं हुआ है, ठीक है ना। ये कंटेम्प्ट वाला जो हमसे एक्चुअल में पूछा है, कंटेम्प्ट वाली पावर दे दी जाए, वो अभी रह रहा है। तो यहाँ पे इनमें इसमें जाने से पहले एक चीज़ देखो, अगर एक्चुअली जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स हैं उनको लगता कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इसको कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट दे देनी चाहिए पावर, तो उनको स्टार्टिंग से नहीं दे देती। अब यहाँ पे इस मूवमेंट पे उनको जो है कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की पावर के लिए हमारे यहाँ पे पूछ रहे हैं, तो ये जो बैलेंस क्रिएट कर रखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, तो ये बैलेंस जो है बिगड़ नहीं जाएगा अगर किसी एक बॉडी को एक्स्ट्रा पावर दे दी जो ऑलरेडी उसके पास नहीं है, ठीक है। तो यही चीज़ को ध्यान रखना कि अगर कोई नई चीज़ करने के लिए बोल दे, ठीक है, तो वो चीज़ को जो है आउटराइटली जो है ना करना है, और उसका आंसर ऐसे ही लिखना है कि ये बैलेंस बिगाड़ देगी। क्यों? क्योंकि अगर वो ऑलरेडी अगर उसकी नीड होती तो उसको पहले से ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो है, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, कितना टाइम लगाया था उसके अंदर, उसको ऑलरेडी दे देते। तो यही चीज़ यहाँ पे भी ध्यान रखना। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। अब जो रिसेंटली न्यूज़ चल रही है, ठीक है, जो रिसेंटली न्यूज़ चल रही होगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड, उसका थोड़ा सा यहाँ पे मेंशन कर देना है। क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर जो इश्यूज चलते हैं वो क्या, कि जो ईवीएम मशीन है वो टेम्पर हो चुकी है, ठीक है, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है मशीनें सारी, वोटिंग की चोरी हो रही है, ये सारे जो है एलिगेशंस है, अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है ना, जब तक प्रूफ नहीं हुआ तब तक वो क्या है, एलिगेशंस है, ठीक है। तो ये सारे एलिगेशन यहाँ पे लग रहे हैं, ठीक है, ये लिख देना है, ठीक है, जो रिसेंटली ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन इनका कोई बेसिस नहीं है, क्योंकि बेसिस होता तो अभी तक जो है एक्शन हो चुका होता और ये जो सारे हैं इनको निकाल दिया गया होता, ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसके बाद हमें क्या क्या करने की ज़रूरत है, सजेस्ट, ठीक है। स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी, ईवीएम जो है स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी को जो है फॉलो करती है, तो इम्पॉसिबल है उसको टेम्पर करना, क्योंकि चैलेंज भी डायरेक्टली दिया गया है। सोशल मीडिया के ऊपर मत जाना, ठीक है, वो फेक न्यूज़ होती है सारी, जो भी सोशल मीडिया पे आ रही है कंसीडर दैट न्यूज़ फेक न्यूज़ है एकदम। जो न्यूज़पेपर में था हिंदू में पढ़ते हो सिर्फ वो सच है, ठीक है, ये हमेशा दिमाग में बैठा के चलना, ठीक है। तो हमारा जो ईवीएम है उसको कोई टेम्पर नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद अगर एक आध बार कुछ हो जाता है तो उससे ये नहीं है कि जो हमारा पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसको भी जो है डिमोलिश कर दें, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वोटर वेरिफिकेशन जो वीवीपैट है वो भी एक ज़रिया है ईवीएम की सच्चाई के लिए। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे बेसिकली लिख रखी है। तो ये सारा यहाँ पे हमने मेंशन करने के बाद फिर आते हैं उसके बाद जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था एक्चुअल में, सजेशन मांगा था ना कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसको कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की जो पावर है वो दे दी जाए या नहीं दे दी जाए, ठीक है। अब हमारे सर ने क्या आंसर करा, ये रैंक 1 है, ये मत भूलना कभी भी। हाँ, लिविंग ट्री हेंस इट कैन बी अमेंडेड, ठीक है, अमेंडमेंट की स्पेलिंग ठीक कर लेना स्मृति, बाकी सब ठीक है। चलो ठीक है, इधर देखो, तो शुड इलेक्शन कमीशन हैव द पावर टू कंटेम्प्ट, यहाँ पे देखो डायरेक्टली देखो, कंटेम्प्ट पावर गिवन टू द कोर्ट टू एंश्योर दैट, जो भी कोर्ट को दे रखे है वो यहाँ पे लिख रखा है। ये हमारा क्वेश्चन नहीं था बेसिकली, ये जस्ट मैं तुम्हें एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि हाउ यू कैन राइट द लॉन्ग आंसर। ये है रैंक 1 यूपीएससी सीएससी की कॉपी जो उन्होंने आंसर किया है, तो उसको हम जस्ट देख रहे हैं कि आंसर एक्चुअल में कैसे करते हैं, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज कंस्टिट्यूटेड बॉडी एंजॉय अनफ प्रोटेक्शन, डेफिनेटली उसको एनफ प्रोटेक्शन दे रखी है और उसको ऑटोनॉमी भी दे रखी है। अब उसको एक और पावर देके कंटेम्प्ट पावर अननेसेसरली क्या कर देगी, जो हमारा बैलेंस है उसको डिस्टर्ब कर देगी, हैंस क्या नहीं देनी चाहिए, ठीक है।
ऐसा ही सेम एक आंसर आया था कि ये गवर्नेंस से रिलेटेड आया था, कुछ ऐसा, कुछ एक्स्ट्रा पावर उसको देने की बात कर रहे थे, तो वहाँ पे भी उसका आंसर अल्टीमेटली डिस्कस करके क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या सॉल्यूशन हो रहा है, सारी चीज़ डिस्कस करके नो। क्यों? क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस है उसको डिस्टर्ब कर देगा अगर एक्स्ट्रा पावर हम दे देते हैं तो। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे। उसके बाद एक छोटा सा वे फॉरवर्ड लिख के अपना जो है हम लॉन्ग टर्म आंसर खत्म कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा तरीका नहीं है, ये तरीका है रैंक 1 का, जिसने CSC के अंदर रैंक 1 ली थी। सो उसी के बेस पे हम भी अपना जो है आंसर फोल्ड कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करा था, समझ आ गया होगा ना इतना मेरे प्यारे बच्चों? ऐसा तो नहीं है नहीं समझ आया कि हवा ऊपर ऊपर से जा रहा है, सब कुछ समझ आ गया होगा? आ गया तो कमेंट करो, थोड़ा सा मुझे भी बताओ, नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पढ़ ही नहीं रहा है। ठीक है, चलो ठीक है, अब आ जाओ हमारे इसके ऊपर। अब ज़्यादा समझ आएगा, क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन को आपने देख रखा होगा। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड आशीष और रवि मोहन। ठीक है, ये आंसर था हमारा। वो जो था वो तो जस्ट हमने जो है एक डेमो देखा है। ठीक है, एक तरह से हमारे लिए मॉडल आंसर है कि एक्चुअल में लॉन्ग टर्म वाले जो आंसर है वो करते कैसे हैं। ठीक है, और एक्चुअल में जिसने एक्चुअल में एग्जाम क्लियर कर रखा हो उससे अगर हम गाइडेंस ले तो ज़्यादा अच्छा है। सो हमने देख लिया, हाँ भाई रैंक 1 आई है तो मतलब उसने आंसर करा है तो कुछ अच्छा ही करा होगा। और हमने देख लिया कितना सिंपल आंसर था, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जो हमें ना पता हो, ऐसी कोई चीज़ थी बिल्कुल भी नहीं थी, एकदम सिंपल आंसर था। ऐसा कुछ नहीं था कि कोई बहुत बनावटी या बहुत एलोबरेटिव वे में कोई डेटा डाल दिया हो बहुत, ऐसा कुछ नहीं था, एकदम सिंपल आंसर था। तो सिंपल वे में हमें भी लिखना है। ठीक है, तो अब आ जाओ, कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था अपने रजिस्टर को निकाल लो। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, एक ही क्वेश्चन दिया था वैसे तो मैंने, क्योंकि हमने वुमेन वाला डिस्कस कर रहे थे, तो वुमेन वाले से रिलेटेड ये हमारा हो गया क्वेश्चन। द 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2023 जो अभी रिसेंटली हुआ है, एम टू एनहेंस वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नेंस। ठीक है, तो ये जो हमारा 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है इससे रिलेटेड यहाँ पे बात की गई है। तो सबसे पहले जैसे वहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हमने डिफाइन करा था, यहाँ पे हमें किसे डिफाइन करना है, हमारे 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को, जिसके अंदर वो 33% रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड चीज बोल रहे हैं, क्रिटिकली एनालाइज करो भैया इसको। ठीक है, क्रिटिकली एनालाइज वेदर दिस अमेंडमेंट इज सफिशिएंट टू एंश्योर जेंडर इक्वालिटी इन इंडिया। मतलब क्रिटिकली एनालाइज करने का मतलब हो गया कि इसके जो है क्या बेनिफिट है, क्या नेगेटिव है। ठीक है, बेनिफिट में ये बताएंगे कि कैसे जो है ये अमेंडमेंट जस्टिफाइड है इक्वालिटी को जो है स्टैब्लिश करने के लिए, और जो इसके अपोजिट में बताएंगे, क्योंकि क्रिटिकल एनालिसिस में दोनों चीज़ों को हमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो क्रिटिकल एनालिसिस में पॉजिटिव में बताएंगे कि कैसे जो है ये जस्टिफाइड है, नेगेटिव में बताएंगे कैसे भाई ये जस्टिफाइड नहीं है, कैसे इसमें और चीज़ों को इंक्लूड करना है। और चीज़ों को इंक्लूड करने के लिए यहाँ पे ऑलरेडी बोल रहा है सजेस्ट मेजर्स दैट कुड बी इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, एक बार इसको थोड़ा सा साइड में रख दें क्या, या थोड़ा सा इसको छोटा कर दें, ये मेरे को पता नहीं कैसे करते हैं, लेकिन चल ट्राई कर सकते हैं हम, या पड़े रहने दो, इसको छोड़ो। ठीक है, ये समझ आ गया। अब देखो कितना सिंपल अब हमारा जो है आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें अब इस पूरे को जो है नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है क्या कि सबसे पहले हमें डिस्कस करना है 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को, देन उसके बाद हमें इसी को क्रिटिकली एनालाइज करना है, एंड लास्ट में हमें क्या करना है, एक सजेस्टिव मेजर्स देने हैं। समझ आया कि इतना बड़ा जो क्वेश्चन है, जो वैसे ही हमें डराया जा रहा था, ऐसा जितने डरने की बात थी नहीं। यहाँ पे हमें सिर्फ 3 चीज़ों पे ध्यान देना है। सबसे पहला कौन सा, एक तो डिफाइन करना है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है जैसे हमारे सर ने करा था 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को। देन हमें क्या करना है, क्रिटिकली एनालाइज करना है, क्रिटिकली एनालाइज करना है, तो इसके पॉजिटिव इसके नेगेटिव दोनों चीज़ों को यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अगर ये लिख दिया, इसके बाद हमें क्या बताना है लास्ट में, सजेस्टिव मेजर्स बताने कि और क्या क्या चीज़ें जो है कर सकते हैं, ताकि जो है एक्चुअल में वुमेन जो है उसको रियल में एम्पावरमेंट मिल जाए। समझ आ गया? इतना डिफिकल्ट ये जो दिख रहा था क्वेश्चन, इतना डिफिकल्ट ये है नहीं। आ गया ना समझ? चलो अब आगे चलते हैं, क्योंकि तुम्हारी क्लास स्टार्ट होने से 5 मिनट पहले ही मैंने इसे लिखा, नहीं तो तुम्हारे सामने लिखता तुम बोर हो जाते। ठीक है, तो वही सिंपल लैंग्वेज में ही हमने लिखा है, कुछ ऐसा नहीं है, कोई तंत्र मंत्र विद्या यहाँ पे जो है फूकी नहीं है, वही सारी चीज़ें। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, एक तरह से इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, इंट्रोडक्शन हो गया। ये जो PDF है ये मैं दे दूंगा। ठीक है, तो प्रिंट निकलवा के अपने पास नोट्स बना के रखना, अपने रजिस्टर के अंदर अपनी खुद की मेहनत करते रहना। ठीक है, ये 2 चीज़ें मैंडेटरी है, करनी ही करनी है। तो इंट्रोडक्शन हमारा हो गया। द 106 जो हमारा अमेंडमेंट एक्ट था
ऑल्सो नोन एज नारी शक्ति वंदना अधिनियम. इट रिजर्व 1/3 सीट इन डायरेक्टली इलेक्टेड लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में. किसके लिए? जेंडर इक्वालिटी के लिए. कुछ बहुत बड़ी चीज लिख रखी है. हाँ हाँ, वही चीज़ तो मोहन हम यहाँ पे डिस्कस कर रखे हैं. देखो, इतनी चीज़ तो सबको पता होगी ना, ये जो यहाँ पे लिख रखी है, क्योंकि ये जो एक्ट है एक्चुअली में उसी के बारे में है ना, कि 1/3 रिजर्वेशन प्रोवाइड कराना है. कहाँ पे? लोकसभा के अंदर और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में. क्यों प्रोवाइड कराना है? बिकॉज वी वांट टू एस्टेब्लिश जेंडर इक्वालिटी. ठीक है, ये तो सारी चीज़ वही है, कॉमन चीज़. जैसे हमारे सर ने एकदम सिंपली स्टार्ट करा, वैसे ही हमने जो है यहाँ पे एकदम सिंपली स्टार्ट कर लिया. ठीक है, अब उसके बाद डायरेक्टली उसके बाद हमें क्या करना था? इसको क्रिटिकली एनालाइज करना था. ये पार्ट हमारा खत्म हो गया. ठीक है, उसके बाद हमें अब यहाँ पर इस वाले पार्ट पे हम आ गए. अब हमें क्या करना है? इसको क्रिटिकली एनालाइज करना है. क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन पूछेंगे, इज अमेंडमेंट सफिशिएंट टू एंश्योर जेंडर इक्वालिटी. अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा मतलब यहाँ पे हम पॉजिटिव डिस्कस करेंगे. ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास चॉइस है. इफ़ यू वांट यू कैन ड्रॉ द फ्लो चार्ट. जैसे वहाँ पे सर ने ड्रॉ कर रखा था, ऐसे ऐसे ड्रॉ करके एक एक पॉइंट करके लिख सकते हो, अगर टाइम कम बच रहा है तो. अगर टाइम कम बच रहा है तो ऐसे फ्लो चार्ट ड्रॉ करके पॉइंट 1, पॉइंट 2, अच्छा नीचे आ गया मेरे. ठीक है, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4 ऐसे करके लिख सकते हो. ठीक है, अगर टाइम तुम्हारे पास सफिशिएंट है, तुम्हें लगता है कि ठीक है, हाँ हमारे पास 10 मिनट रह रहे हैं और मैं जो है इसको पूरा बुलेट पॉइंट वाइज लिख लूँगा, तो इसको बुलेट पॉइंट वाइज ही लिखना है. ठीक है, जैसे यहाँ पे पहला हमने लिख दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी टू 33% रिजर्वेशन इनफ टू सिक्योर पॉलिटिकल राइट्स और प्रोवाइड लीगल बेसिस फॉर इक्वालिटी. क्योंकि जब ये रिजर्वेशन हो जाएगा तो वुमेन्स के पास जो है एक लीगल राइट होगा कि वो जो है रिजर्वेशन ले सकती है. तो ये लीगल बेसिस प्रोवाइड करा रहा है इक्वालिटी के लिए, और उनको पॉलिटिकल राइट भी प्रोवाइड करा रहा है. तो हमारा पहला जो पॉइंट है वो ये हो गया कि हाँ भाई जस्टिफाइड है, ये वाला जो रिजर्वेशन है उनको इक्वल राइट प्रोवाइड करा रहे हैं. सेकंड आ गया हमारा, अब आपको पता है कि हमारे पास जो है 73rd और 74th अमेंडमेंट भी हुआ था, जो हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, हमारी जो अर्बन लोकल बॉडीज़ है, और ये कितना सक्सेसफुल हुआ है इसको हमने ऐसे राइटिंग के अंदर भी देख लिया था. जब हमारी जो वुमेन्स थी वो यूएन के अंदर गई थी, लोकल बॉडी वाला जो कॉन्फ्रेंस हुआ था यूएन के अंदर. तो मतलब ये जो है, ये जो अमेंडमेंट हुआ है बेसिकली, ये प्लस ये जो हमारा 73rd और 74th अमेंडमेंट है, ये दोनों मिलके जो है हायर पार्टिसिपेशन जो है वो इंश्योर करेगा किसका? वुमेन्स का इन पॉलिटिकल डोमेन. ठीक है, तो सेकंड वाला स्टेटमेंट भी जस्टिफाइड कर रहा है कि हाँ ये जो रिजर्वेशन है ये जस्टिफाइड है, ये जो है सफिशिएंट है वुमेन को इक्वल राइट प्रोवाइड कराने के लिए, क्योंकि 73rd 74th हुआ था उसने भी जस्टिफाई किया था. ठीक है, उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट, वुमेन कितना? हाफ ऑफ द पॉपुलेशन है. ठीक है, सो जब वुमेन जो है हमारी पार्लियामेंट के अंदर जाएगी, उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड होगा, तो पार्लियामेंट के अंदर लेजिटिमेसी आएगी और इंक्लूसिवनेस आएगी हमारी इंडियन डेमोक्रेसी के अंदर. तो ये हमारा जो है थर्ड पॉइंट आ गया. ठीक है, इतने पॉइंट तो कोई भी कैप्चर कर सकता है. ठीक है, लेट्स से सपोज करो अगर हम डेमोक्रेसी कहते हैं मतलब एवरीबडी हैज़ राइट टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन आर वुमेन, वो तो वुमेन है, और वुमेन ही जो है प्रॉपरली जो है रिप्रेजेंट नहीं हो रही है हमारी पार्लियामेंट के अंदर. सो हाउ कैन वी से दैट हमारी जो डेमोक्रेसी है वो इंक्लूसिव डेमोक्रेसी है? बट ये जो हमारा एक्ट है ये रिजर्वेशन प्रोवाइड करा के हमारी इंडियन डेमोक्रेसी को एक्चुअली में लेजिटिमेट और इंक्लूसिव डेमोक्रेसी बनाता है. ठीक है, समझ आया? यही यहाँ पे थर्ड पॉइंट है, जस्ट शॉर्ट में लिख रखा है क्योंकि टाइम की कमी है. उसके बाद हमारा अब वुमेन आएगी, तो जो अदर इश्यूज है, इंपॉर्टेंट इश्यूज है, जैसे हेल्थ केयर का हो गया, एजुकेशन का हो गया, सैनिटेशन का हो गया, मैटरनल वेलफेयर का हो गया, ये जो है ये भी हाईलाइट हो जाएंगे, जिसको हिस्टोरिकली साइडलाइन कर दिया गया है. ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है जो हमने लिखा कि ये सारे इशू भी लाइट में आएंगे. उसके बाद फिफ्थ पॉइंट, जितने लिख सकते हो उतने लिखना, यहाँ पे कोई वो नहीं है, जितने लिख सकते हो उतने पॉइंट लिखना, क्योंकि यहाँ तो ना तुम जो है वो वर्ड काउंट कर पाओगे, ना ही जो है तुम एक एक करके उसको सजा पाओगे. यहाँ पे जिस तरीके से तुम लिखना चाहो उस तरीके से लिखो, लेकिन तुम्हारे जो पॉइंट्स है वो हाईलाइट होने चाहिए. ठीक है, फिफ्थ पॉइंट हमारा है, मैनी डेमोक्रेसी ऑलरेडी जो है उन्होंने लेजिस्लेटिव कोटा प्रोवाइड करा दिया है, जैसे हमारा फ्रांस हो गया, नेपाल हो गया. सो इंडिया जो है एज अ प्रोग्रेसिव नेशन के रूप में सामने आएगा. ये हमारा फिफ्थ पॉइंट हो गया. एकदम सिंपल पॉइंट यहाँ पे लिखने हैं, कुछ बड़ा चढ़ा के कुछ नहीं लिखना. ठीक है, जैसे हमारे सर ने करा था सिमिलरली उसी वे में हम भी कर रहे हैं. तो ये हमने एक पॉइंट डिस्कस करा
पॉजिटिव वाला, ठीक है। अब इसके अपोजिट में आ जाओ, क्योंकि हमें क्या करना है, क्रिटिकली एनालाइज करना है। क्रिटिकली एनालिसिस का मतलब कि हमें जो है इसका जो है पॉजिटिव पहलू भी देखना है, हमें इसका नेगेटिव पहलू भी देखना है। पॉजिटिव हमने देख लिया कि कैसे जो है इंडिया को जो है ये लेजिटिमेसी प्रोवाइड कराएगा, इंक्लूसिव डेमोक्रेसी बनाएगा, ठीक है, वुमेन को कैसे एम्पावर करेगा, वो सारी चीज़ देख ली। अब इसका जो अपोजिट साइड है वो देख लेते हैं। ये जो सफिशिएंसी है ये थोड़ी सी डाउटफुल है। देखो यहाँ पे मैंने पॉइंट्स थोड़े ज़्यादा ही लिख रखे हैं, लेकिन अगर तुम पे टाइम कम होगा तो 4-4 पॉइंट लिख के अपना एंड भी कर सकते हो, कंक्लूड भी कर सकते हो, ठीक है। सो फर्स्ट जो इसकी इनएफिशिएंसी है वो है डिलेड इम्प्लीमेंटेशन। क्यों? क्योंकि इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है ये डायरेक्टली टाइड है किससे, जो नेक्स्ट सेंसस होंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेंसस प्लस जो हमारी डीलिमिटेशन एक्सरसाइज है। डीलिमिटेशन एक्सरसाइज पता होगा ना, कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो 2026 के अंदर डीलिमिट होगी, कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को उस पॉपुलेशन के हिसाब से दोबारा से रीडिज़ाइन करा जाएगा। तो जब तक वो होगा नहीं तब तक ये जो हमारा अमेंडमेंट हुआ है ये इम्प्लीमेंट होगा नहीं। तो सबसे पहला जो इसका नेगेटिव पॉइंट है वो क्या है, इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है डायरेक्टली डिपेंड करता है इन दोनों चीज़ों पे। तो ये हो गया हमारा सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट हो गया हमारा कि इस एक्ट के अंदर ये जो हमारा अमेंडमेंट हुआ है इसके अंदर जो है 33% रिजर्वेशन है और प्लस कोटा प्रोवाइड करा रखा है किसको, एससी और एसटी वुमेन्स को। लेकिन व्हाट अबाउट ओबीसी वाली, व्हाट अबाउट जो रिलीजियस माइनॉरिटी है उनके बारे में क्या, ठीक है। इसमें सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट है वो भी बताते हैं कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है बेसिकली वो एजुकेशनली और इकोनॉमिकली जो है बहुत पुअर कम्युनिटी है। ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो है वो करते हैं। तो जस्ट यहाँ पे एक मेंशन कर देना सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, मुस्लिम इकोनॉमिक पॉवर्टी, ये इतना इनफ होता है, ठीक है। जस्ट मेंशन करना भी बहुत ज़्यादा इनफ होता है, क्योंकि उस टाइम पे आपको ये सारी चीज़ें याद आना बहुत डिफ़िकल्ट है। इसके लिए क्या करना है, अभी जब लेक्चर ख़त्म हो जाएगा उसी के बाद दोबारा से पीडीएफ डाउनलोड मत करना, तुरंत जाना क्वेश्चन के ऊपर और 10 मिनट का टाइमर लगा के लिख के देखना कितने पॉइंट्स तुम्हें याद रहते हैं या फिर कितना जो है तुम अच्छे से लिख पाते हो। इसको ट्राई करना एक बार। तो यहाँ पे वही लिखना है, सेपरेट कोटा जो है वो प्रोवाइड नहीं कराया गया। तो एक यहाँ पे ये नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि ये जो ओबीसीज हैं और ये जो रिलीजियस माइनॉरिटी है ये कहीं ना कहीं छूट जाएंगे। उसके बाद जो एम्पेरिकल एविडेंस है वो क्या कहते हैं कि ये जो कोटा प्रोवाइड करा रखा है, ठीक है, ये जो कोटा प्रोवाइड करा रखा है 33% रिजर्वेशन जो प्रोवाइड करा रखा है, इससे होना जाना कुछ नहीं है, इससे सिर्फ नंबर बढ़ेगा वुमेन्स का, क्योंकि एक्चुअल पावर तो उनके मैन के पास रहेगी। मतलब सब्सटेंटिव पावर जो है वो वुमेन के पास आती नहीं है, जिसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है क्या, सरपंच पति की जो प्रॉब्लम है, जहाँ पे मैंने आपसे डिस्कस भी करा था कल कि दमोहा एमपी के अंदर, सर्च मार के देख लेना, आए दिन न्यूज़ में आता रहता है कि जो सरपंच थी, वुमेन सरपंच थी, उन्होंने तो शपथ ली नहीं, उनके पति शपथ ले रहे थे, ठीक है। तो ये दमोहा एमपी की जो है प्रॉब्लम, ये एक्चुअली में यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर दी मैंने कि कोटे से सिर्फ नंबर बढ़ेंगे, सब्सटेंटिव पावर मेल के पास ही रहेगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसके नेगेटिव में। इसके अपोजिट में जो है मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि एक्चुअल में कुछ होना जाना है नहीं, ठीक है। उसके बाद एक यहाँ पे अलग से लिख के दोबारे अब हम लास्ट में एकदम कंक्लूड कर देंगे जैसे हमारे सर ने करा था कि जो कैंपेन कॉस्ट है उसकी वजह से बेसिकली होता क्या है, क्योंकि इलेक्शन में रिजर्वेशन हमने प्रोवाइड करा दिया लेट्स से, ठीक है, लेकिन कैंपेनिंग करना, वोटिंग को अट्रैक्ट करना, उसके लिए पैसे खर्च होते हैं। तो वो पैसे खर्च होना, वो उसके लिए एडवांटेज किसके लिए, जो अर्बन एलीट वुमेन्स हैं उनके लिए एडवांटेज है, ठीक है। तो वो क्या करेंगी, वो सारी जो रिजर्व सीट है वो कैप्चर कर लेगी। कोई प्रोटेक्टिव मेजर जब तक प्रोवाइड नहीं कराएंगे तो जो नीचे तबके की जो वुमेन है वो सामने नहीं आ पाएगी। एक्चुअल में जो मोटिव है, जो लेटर एंड स्पिरिट में जो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए वो हो नहीं पाएगा इस एक्ट का। ये यहाँ पे हमने लिख दिया। उसके बाद अब मेजर्स प्रोवाइड करा दो। मेजर क्या क्या मेजर्स हैं कि जो रिजर्वेशन प्रोवाइड कराना चाहिए ओबीसी और रिलीजियस माइनॉरिटी को, सबसे पहला तो ये हो गया, ताकि जो इंटरसेक्शनल जो रिप्रेजेंटेशन है उसको इंश्योर किया जाए और एलीट क्लास को थोड़ा सा रोका जाए अगर हम यहाँ पे रिलीजियस माइनॉरिटी को रिजर्वेशन प्रोवाइड करा देंगे, जैसे SC/ST को जो है कोटा प्रोवाइड कराते हैं। सिमिलरली सेकंड हमने इलेक्टोरल फंडिंग जो है गवर्नमेंट के द्वारा होनी चाहिए, ठीक है, जो गवर्नमेंट फंडिंग होनी चाहिए वो प्रोवाइड करानी चाहिए इलेक्शन में, ना कि जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ है। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है जो चर्चा में रहता है। अगर इलेक्टोरल फंडिंग गवर्नमेंट के थ्रू आएगी तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। जो अंडर रिप्रेजेंटेटिव है, अंडर रिप्रेजेंटेड जो कम्युनिटी है उनको भी इक्वल जो है अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो तब ये जो है हमारा जो एक्ट है वो एक्चुअल में इम्प्लीमेंट होगा जिस स्पिरिट में उसको बनाया गया है। लास्ट हो गया हमारा कि जो हमारी वुमेन्स है
उनको लेजिस्लेटिव एनवायरनमेंट जो है, हाँ, जो हमारी वुमेन है उसको वुमेन फ्रेंडली लेजिस्लेटिव एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड कराना चाहिए, जैसे क्रच फैसिलिटी हो गया, सेफ स्पेस हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी सेटिंग्स हो गया, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये एकदम जो है सिंपल सिंपल मेजर्स हैं जो हमने यहाँ पे सजेस्ट की गए। आई होप समझ आ गया होगा। लास्ट में एक जो लाइन लिख के एंडिंग कर दो कि एक हिस्टोरिक स्टेप है टुवर्ड्स द जेंडर बैलेंस रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। लेकिन जो अमेंडमेंट है अपने आप में सफिशिएंट नहीं है, हमको क्या करना पड़ेगा, हमें जो मेजर्स सजेस्ट किए गए हैं जैसे सेकंड एआरसी और लॉ कमीशन वगैरह ने, उसको भी इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। इसी के साथ अपना जो है एस्से ख़त्म कर दो। तो जितना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा था उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, राइट? लग रहा है कि इतना कॉम्प्लिकेटेड जितना दिख रहा था बिल्कुल नहीं है उतना। विपिन, इसकी जो पीडीएफ है ये ग्रुप के अंदर मिल जाएगी, ठीक है? हाँ, ये एकदम जो है आपका जो है वो है, आपकी खुद की सूझबूझ है कि आप जो भी चीज़ इसमें जो है ऐड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि जस्ट एज इट इज़ जो है इसको कॉपी करना है। वेरी गुड इवनिंग अंशिव राजपूत, ठीक है? समझ आया ना कि ये जो है आपकी खुद की समझ है कि आपको कैसे लिखना है। ये तो जस्ट मेरे पे लास्ट जो है 5 मिनट बचे थे, 5-10 मिनट मैं जल्दी जल्दी लिख के एकदम वो कर दिया। लेकिन इसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं। मोटिव क्या था कि हमें जो लॉन्ग आंसर है वो लिखना आ जाए, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो हमने क्या क्या करी, इसको थोड़ा सा दोबारा से अच्छे से देखना, ठीक है? इन्हीं मेथड्स को, क्योंकि ये एकदम प्रूवन मेथड है, रैंक 1 दिलाई है यूपीएससी सीएससी के अंदर, तो हमें भी सिलेक्शन दिलाई देगा, ठीक है? तो इस पर भरोसा रख के इन्हीं मेथड को अडॉप्ट करना है हमें, ठीक है? और वैसे ही अपना आंसर जो है मोल्ड करना है। बस एक चीज़ याद रखना कि जब ये आंसर आए तो आपको भी वही चीज़ करनी है, ये हाईलाइट करना है, ठीक है? कि हमें किन किन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करना है। जब हम हाईलाइट कर लेते हैं तो बाकी चीज़ें जो हैं बहुत ईजी हो जाती है हमारे लिए, कि बस हमें एक चीज़ इसके ऊपर देखना है, एक इसके ऊपर देखना है, इसके ऊपर देखना है, ठीक है? आई होप समझ आ गया होगा। अब समझ आ गया तो थोड़ा सा बताओ मेरे को, और फिर कल का होमवर्क। चलो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, होमवर्क ले लो, और इस होमवर्क को जो है ना कॉपी बंद करके मत बैठ जाना, इसको करके लेके आना, ठीक है? अब हम कल करेंगे कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है? एक कॉम्प्रीहेंशन करेंगे। कॉम्प्रीहेंशन पीवाईक्यू वाला करते हैं और क्या, ठीक है? पीवाईक्यू हमारा 2024 के अंदर आया था। उसके अंदर उसकी पीडीएफ वगैरह जो है मैं ग्रुप में डलवा दूंगा। ये वाला था हमारा टीयर 2 9 जून का 2024 का क्वेश्चन पेपर। इसका कॉम्प्रहेंशन करना 10 नंबर का है और 5 क्वेश्चन है, ये करके लेके आना, ठीक है? फिर इसके बाद हम करेंगे और सेम ऐसा जो है रिपीट करते रहेंगे। परसों कोई और टॉपिक, फिर उससे रिलेटेड और टॉपिक, मतलब वही टॉपिक जो हमारा जो है प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, और उसी को जो है हम घुमाते रहेंगे, ठीक है? अब एक चीज़ ये हो गया, हमारा कॉम्प्रहेंशन होमवर्क दे दिया। एक और होमवर्क है, इसको भी देख लो, कि जो वुमेन है, ठीक है, हमने जो एक टॉपिक कवर करा है वो क्या, वुमेन से रिलेटेड, वुमेन एम्पावरमेंट मान लो इसको, ठीक है? एम्पावरमेंट, ठीक है? अब आपको क्या करना है, दो चीज़ें करनी है कि एक तो वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड कुछ भी जो मिलता है, शायद इससे रिलेटेड मैंने यूट्यूब के ऊपर भी जो है एक लेक्चर ले रखा है, अगर वो है मेरे यूट्यूब के ऊपर तो उसको एक बार देख लेना। 1 मिनट रुको, मेरे को देखने दो, शायद अगर होगा तो उसको देख लो एक बार। उसको देख के उसके पीडीएफ वगैरह मिले या फिर उसमें से भी कोई पॉइंट हो तो उसको नोट कर लो। 1 मिनट दो मेरे को, मैं देखता हूँ, शायद है ये, क्योंकि मेरे को याद है हल्का सा कि मैंने पढ़ाया था। मंत्रा वुमेन एम्पावरमेंट, ये 2 साल पहले का है, ये तो काफ़ी पुराना है। चलो मैं देखता हूँ कि अगर होता है तो मैं उसका भी लिंक जो है शेयर कर दूंगा, ठीक है? लेकिन ये चीज़ ज़रूर करना कि वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड आपको कोई भी जो न्यूज़ अभी से ले स्टार्ट कर दो, कोई भी जो न्यूज़, वेरी गुड इवनिंग रकीब, नाइस टू सी यू अगेन। शायद DSSS वाले बच्चे हो ना तुम, मैं नाम याद रखता हूँ, ठीक है? तो देखो वुमेन एम्पावरमेंट, इससे रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ आ रही है, ठीक है, जितने भी इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो है अपने रजिस्टर में कैप्चर कर लो, ठीक है? जैसे हमारा ये एक अमेंडमेंट हुआ था 106 वाला, ये भी एक इश्यूज़ है। इसके पॉजिटिव नेगेटिव 4-4 5-5 पॉइंट जो है इकट्ठे करके रखो, ठीक है? प्लस कोई भी चीज़ मिलती है, कोई भी न्यूज़ मिलती है, उसको इकट्ठा करके रखो ताकि वो ऐसे के अंदर काम आ जाएगी। ये चीज़ करके रखनी है, ठीक है? ये चीज़ करो। और उसके बाद हमारा करंट से रिलेटेड, करंट में भी
जो भी होता है इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, इसके लिए पेज बना लो, 3 पेज ब्लैंक छोड़ दो, वुमेन एम्पावरमेंट लिखो और 3 पेज जो है ब्लैंक छोड़ दो, ठीक है। और ब्लैंक छोड़ने के बाद ये सारी चीज़ें कैप्चर करते रहो न्यूज़ से। न्यूज़ के लिए क्या कर सकते हो, जो लास्ट अब मान लो कि 6 मंथ का, 6 मंथ का बहुत है, इसके लिए कोई भी मैगजीन उठा लो, हमारी हेमंत्रा की मैगजीन भी ले सकते हो तुम, और कोई भी इंस्टीट्यूट की जो मैगजीन है जिसमें जो है अच्छे पॉइंट्स वगैरह कवर होते हैं, डिस्कशन वगैरह होता है यूपीएससी टाइप का, वो वाली मैगजीन। तो वहाँ से की पॉइंट्स, सिर्फ की, पूरा नहीं उतारना, की पॉइंट्स जो है वर्ड्स के अंदर, वो वहाँ से उतार लेना इन 3 पेजों के अंदर, ताकि अगर वहाँ से कोई टॉपिक आ जाता है, पूछ लेता है, तो आपके पास लिखने के लिए सफिशिएंट मटेरियल हो, ठीक है। ये चीज़ करना, ये 2 चीज़ करना। फिर कल मिलते हैं हमारे सेम टाइम के ऊपर, और फिर कल से जो है हम ये इवैल्यूएशन वाला चालू करते हैं कि मैं एक पर्टिकुलर टाइम पे जो है अपना जो वो है उसकी विंडो खोल दिया करूँगा, और जो आपने अगर कुछ लिखा हो तो उसको सबमिट कर दिया करो, ताकि उसको इवैल्यूएट कर ले, जितनी भी कॉपी हो सकती है एक दिन के अंदर, ठीक है। सो इतना ही था आज के लिए, थैंक यू सो मच। समझ आ गया हो तो थोड़ा सा थैंक यू बोल देना, वरना कोई बात नहीं, ठीक है। कल मिलते हैं फिर, ठीक है। ये कॉम्प्रहेंशन कर लेना बच्चों, लाइटली मत लेना मेरे को, मैं सच में बता रहा हूँ, बहुत डेंजर टीचर हूँ मैं। ये कॉम्प्रहेंशन करके आना, ठीक है। ओके, टेक केयर एवरीवन, गुड बाय।